हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परिवार एवं पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं उन लोगों के नाम बताना चाहूँगी जिन लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया। तो उनके नाम है सुधीर, गीता, जयश्री एंड वंशिका। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार की विशेषता है। देखिए, भारतीय परिवार की विशेषता क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2009 में। तो ऑप्शन है ए संयुक्त परिवार, बी पितृसत्तात्मक परिवार, डी रक्त संबंधित परिवार, और डी जो है वो ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2009 में। इसका ऑप्शन है ए संयुक्त परिवार, बी पितृसत्तात्मक परिवार, सी संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, डी ऑल ऑफ एबव। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार क्या है, यह पूछा गया था टीजीटी 2009 में। ठीक है, तो ऑप्शन है ए एक समूह है, बी एक समुदाय है, सी एक सामाजिक संस्था है, या फिर डी एक भीड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। यह क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2013 में। तो देखिए, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या हो सकती है। तो ए विस्तृत परिवार, बी संकुचित परिवार, सी प्रारंभिक परिवार, या फिर डी नन ऑफ अबव। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त परिवार के लाभ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2004 में। इसके ऑप्शन है ए सामाजिक सुरक्षा, बी परंपराओं की सुरक्षा, सी पालन पोषण, और डी ऑल ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स, ये है आज के क्वेश्चंस। तो मैं आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक हमारा सेशन कंप्लीट होगा आपको सारे आंसर इसमें से मिल जाएंगे, और आपको आई होप आपको आज का सेशन पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनेशन से। ठीक है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे लिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला डेफिनेशन है मैकाइवर एवं पेज का डेफिनेशन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि परिवार वह समूह है जो कि लिंग संबंध के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था कि पूरा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज का कीवर्ड है। देखिए, उन्होंने किस पे फोकस किया, बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था किसमें होनी चाहिए, परिवार में। ठीक है, तो ये उनका कीवर्ड है। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। दूसरा है, देखिए डॉक्टर मजूमदार ने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो एक छत के नीचे रहते हैं और रक्त संबंधी सूत्रों में बंधे रहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मजूमदार के देखिए कीवर्ड है कि रक्त संबंधी सूत्रों में बंधे रहना और एक छत के नीचे। ठीक है, तो परिवार वह है जो एक छत के नीचे रहता है और रक्त संबंधी सूत्रों में बंधा रहता है, यानी ब्लड रिलेशन उसमें है, तभी वह परिवार का सदस्य कहलाता है। अब देखिए आकबर एवं निमकॉफ का क्या कहना है, इन्होंने बोला है जब हम परिवार की कल्पना करते हैं, यानी जब हम लोग इमेजिन करते हैं कि फैमिली कैसी होनी चाहिए, तो इसे बच्चों सहित या फिर बच्चों रहित एक स्त्री या पुरुष के रूप में करते हैं। यानी इन्होंने बच्चों का होना या न होना कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे नहीं हैं फिर भी वह परिवार है। ठीक है, तो इनका कीवर्ड है बच्चों सहित या फिर बच्चों रहित। तो आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है सार्वभौमिकता। और सार्वभौमिकता के अंतर्गत क्या आता है कि संस्था है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि परिवार क्या है, परिवार एक संस्था है। ठीक है, सामाजिक संस्था है, परिवार एक सामाजिक संस्था है। समुदाय की इकाई है। समुदाय की इकाई का मतलब देखिए मैं बताती हूँ। समुदाय की इकाई से हमारा मतलब है, देखिए जैसे कि समुदाय की इकाई
ये है समुदाय, सपोज ये है समुदाय, इसके अंदर कई सारे जो है फैमिली है, ठीक है, कई सारी फैमिली मिलके ही एक कम्युनिटी, एक समुदाय बनाते हैं। तो इस तरीके से ये एक परिवार क्या हो गया, ये उसकी इकाई हो गई, ठीक है, समझ में आया, यह उसकी क्या हो गई, इकाई है। परिवार क्या है, समुदाय की इकाई है, यह एक सामाजिक संस्था है और कम्युनिटी यानी समुदाय की इकाई है परिवार, ठीक है। दूसरा है, और इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार से संबंधित होता ही होता है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखते हैं हम लोग विशेषताओं में कि भावनात्मक आधार, यानी परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से इमोशनली अटैच होता है, ठीक है, एक दूसरे से इमोशनली क्या होता है, अटैच होता है। कैसे, जैसे कि अभी कभी आप लोगों ने भी इमेजिन किया होगा, आपके बच्चों को या किसी अपने को चोट लग जाती है तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है, तो वो फीलिंग ही क्या है, भावनात्मक आधार है, यानी कि परिवार का प्रत्येक सदस्य जो है इमोशनली एक दूसरे से अटैच होता है, क्योंकि उसको उसकी फिक्र होती है। तीसरा है व्यक्तित्व का विकास, बिल्कुल सही बात है, किसी भी बालक का, बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास परिवार में ही संभव है, यानी परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला है। प्रथम पाठशाला कौन है बालक की, तो परिवार है, क्योंकि परिवार के अंदर ही रहकर बच्चा अपनी बेसिक चीज़ें सीखता है। अपनी बेसिक चीज़ें वो किसमें सीखता है, परिवार में ही सीखता है। अपने कल्चर के बारे में वो परिवार से ही समझता है, उसी से सीखता है, कल्चर, वैल्यू एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास परिवार के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट हमारा सदस्यों का उत्तरदायित्व। प्रत्येक फैमिली मेंबर के, प्रत्येक जो फैमिली मेंबर होते हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आपस में जो है बटी हुई रहती है समझदारी के अकॉर्डिंग, ठीक है, घर के कामों के अकॉर्डिंग। तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग परिवार के हिसाब से बटी रहती है, किसी को कुछ जिम्मेदारी रहती है, किसी का कोई जिम्मेदारी रहती है। तो इस तरीके से सदस्यों को उत्तरदायित्व दिया जाता है, जिससे उनमें क्या हो, जिम्मेदारी की भावना, उन बच्चों में जिम्मेदारी की भावना का विकास हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। आगे देखते हैं सामाजिक नियम। तो समाज के नियम निर्धारित है, समाज के बहुत सारे नियम हैं, कुछ तो जो कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के अकॉर्डिंग है, और कुछ जो है वह सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनको कि हमें मानना पड़ता है। तो सामाजिक नियम को मानने के लिए क्या मानना बहुत ही अनिवार्य होता है, और यह सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे परिवार की विशेषताएं हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में, ठीक है। तो फैमिली सर्कल, अब हम लोग बढ़ते हैं फैमिली सर्कल की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहले है प्रथम अवस्था, जिसे कि प्रारंभिक परिवार भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय अवस्था, जिसे विस्तृत परिवार कहते हैं, और तृतीय अवस्था जिसे संकुचित परिवार कहते हैं। अब इन सब को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्रथम अवस्था, जो कि है प्रारंभिक परिवार, ठीक है। प्रथम अवस्था कौन सी है, प्रारंभिक परिवार। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटी अवस्था है, यह क्या है, यह प्रथम अवस्था क्या है, प्रारंभिक परिवार, यह सबसे छोटी अवस्था है। इन सभी अवस्थाओं में, इन तीनों अवस्थाओं में सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो प्रारंभिक परिवार, यानी प्रथम अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। इसमें 2 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, 2 व्यक्ति, चाहे वह नवविवाहित दंपत्ति हो सकते हैं, या फिर जैसे कि 2 पुरुष भी हो सकते हैं, 2 स्त्रियां हो सकती हैं, 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से 2 लोगों का, 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, यह सबसे छोटी अवस्था है, ठीक है। इसमें देखिए धन व्यय करने की विधि, तो संयुक्त नियंत्रण, 3 विधियां धन व्यय करने की, इसमें जो है धन व्यय करने की 3 विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी, एक संयुक्त नियंत्रण, दूसरा जेब खर्च, और तीसरा एक व्यक्ति नियंत्रण। तो संयुक्त नियंत्रण में देखिए क्या है, जिसमें कि दोनों व्यक्ति, यानी कि दोनों व्यक्तियों का जो है योगदान रहता है, ठीक है। संयुक्त नियंत्रण में दोनों व्यक्तियों का योगदान रहता है, किसी एक का नहीं। जेब खर्च में क्या होता है कि जो कमाता है, और एक तो कमाता है, एक तो घर चलाएगा, तो जो कमाता है वह खर्च के हिसाब से, हर महीने की बजट के हिसाब से वह जो घर चलाता है उसको पैसा देगा, और
अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा, बाकी सारी जिम्मेदारियां जो घर चलाने वाला रहता है उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो संयुक्त नियंत्रण में दोनों का कंट्रोल होता है परिवार पे। और जेब खर्च में क्या होता है कि एक कमा के देता है और दूसरा चलाता है। और तीसरा क्या है, तीसरे में एक व्यक्ति नियंत्रण। और इसमें क्या है कि इसमें वो है जो कमाता भी है और घर चलाने की भी जिम्मेदारी उठाता है। ठीक है, कमाएगा भी और घर के सामान के खर्चे भी वह स्वयं ही, घर के सामानों की व्यवस्था वह स्वयं ही करेगा। तो इसलिए एक व्यक्ति नियंत्रण। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा है, एक व्यक्ति नियंत्रण, क्योंकि सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, सिर्फ एक पर्सन पे आ जाती है। जेब खर्च में क्या रहता है, जेब खर्च में रहता है कि एक कमा रहा है और दूसरे को दे रहा है कि अपने अकॉर्डिंग जो है घर के परिवार के अकॉर्डिंग खर्च करो। तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, काम बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। संयुक्त नियंत्रण में भी क्या है कि दोनों का आपसी सहयोग तालमेल के हिसाब से परिवार चल रहा है, तो इसमें भी बर्डन जो है कम रहता है। बर्डन किसमें ज़्यादा है, तो एक व्यक्ति नियंत्रण में बर्डन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति कमा रहा है और वही घर भी चलाएगा, तो इस तरीके से एक व्यक्ति नियंत्रण में जो है बर्डन यानी बोझ जो है परिवार का उस पर ज़्यादा रहता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक और पॉइंट ये है कि इस अवस्था में देखिए किस पे ज़्यादा व्यय किया जाता है, तो घर की परिसज्जा पे। प्रारंभिक परिवार में घर की परिसज्जा पे ज़्यादा व्यय किया जाता है। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि सदस्य कम रहते हैं और नया परिवार बनता है, तो सबको एक्साइटमेंट होती है कि मेरे घर में ये भी रहे, मेरे घर में वो भी रहे। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं भी रहती वो सामान भी हम लोग लेके चले आते हैं अपने घर को सजाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, परिसज्जा पे, घर की परिसज्जा पे जो है ज़्यादा व्यय किया जाता है। अब बढ़ते हैं द्वितीय अवस्था यानी विस्तृत परिवार की तरफ। द्वितीय अवस्था में क्या है, यह देखिए, यह सबसे बड़ी अवस्था है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह सबसे बड़ी अवस्था है। कैसे, यह कितने वर्ष तक चलती है, लगभग 20 से 25 वर्षों तक यह चलती है। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में सबसे बड़ी अवस्था है विस्तृत परिवार या फिर द्वितीय अवस्था। कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले तो परिवार हस्बैंड वाइफ, ठीक है, नए रहते हैं। उसके बाद जब बच्चा, इसमें क्या है कि बच्चे होने के बाद से लेकर जब तक बच्चे सेटल ना हो जाए तब तक की अवस्था गिनी जाती है, इसलिए यह सबसे बड़ी अवस्था है। तो बच्चे होने के साथ साथ क्या हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं और हमारी ज़रूरतें भी हमारे अकॉर्डिंग ना होकर हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं भी कोई सामान खरीदने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि पहले मैं अपने बच्चों के लिए लूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने भी फील किया ही होगा, आप लोग भी ऐसा ही करती होंगी कि पहले कोई सामान खरीदती होंगी तो कौन सा मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा उसको पहले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें जो है अधिक उत्तरदायित्व हो जाता है। और यह विस्तृत परिवार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बच्चों के हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। इसमें उनके लिए क्या डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी ली जाती है। हम लोग अपने फ्यूचर के लिए भी पॉलिसीज़ लेते हैं, कई सारे प्लानिंग करते हैं। घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, इस तरीके से कई सारी प्लानिंग भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारियां होती हैं वह इसी में होती हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, खुद की प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप जोड़ के देखेंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा परिवार के जीवन चक्र की तीनों अवस्थाएं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट में तृतीय अवस्था, जो कि क्या है, संकुचित परिवार कहलाती है। इसमें क्या है, इनको भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सा, आरंभिक अवस्था, दूसरा है आर्थिक पुनर्व्यवस्था का काल, ठीक है, तीसरा है सेवानिवृत्ति का काल। अब एक एक करके देखते हैं। तो आरंभिक अवस्था, इसमें क्या है कि जब हम लोग एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो क्या, जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, उनकी नौकरी लग जाती है, तो बच्चे सेटल हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो है वह सेटल हो जाते हैं। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं, कोई जो है बच्चे अपनी फैमिली, उनकी शादी हो जाती है तो वो लोग दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, पेरेंट्स जो है वो अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये आरंभिक काल कहलाती है। इसमें जो है बच्चे पूरी तरीके से सेटल हो जाते हैं और अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां उठाने योग्य हो जाते हैं। आर्थिक पुनर्व्यवस्था का काल, इसका मतलब ये है कि जब बूढ़े होने लगते हैं, पेरेंट्स बूढ़े होने लगते हैं, तो
उनको फिक्र होने लगती, चिंता होने लगती है कि उनका जीवन अब कैसे कटेगा, क्योंकि उनके पास ना तो शक्ति है और न ही उतना सामर्थ्य है और समय है कि वो कुछ अन्य रोजगार करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ नया तरीका ढूंढते हैं। जैसे किसी का अपना घर है और बच्चे नहीं हैं, चले गए हैं सेटल होके बाहर, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने मकान के एक रूम को रेंट पे दे देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी सुरक्षा भी हो जाती है और क्या होता है, उनका जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या इसमें आर्थिक पुनर्व्यवस्था यानी कि फिर से जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, इसमें यही डिस्कस इसमें किया गया है। ठीक है, लास्ट है सेवानिवृत्ति का काल। इसमें क्या होता है कि जब जॉब चली जाती है, जॉब की एज ख़त्म हो जाती है, तो जॉब चली जाती है, तो जो भी हम लोग बचा के रखते हैं उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी का यूज़ करते हैं अपने आगे के जीवन के लिए, क्योंकि इस समय जो है न तो शक्ति रहती है न सामर्थ्य रहता है, तो हमारी आवश्यकताएं, हमारी इच्छाएं, हमारी रुचियां भी कम हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अभी बस इतना ही ये लोग सोचते हैं कि बस किसी तरीके से खाए पिए और आराम से जीवन कट जाए। ठीक है, तो ये लास्ट क्या है, सेवानिवृत्ति का काल। तो ये क्या कहलाता है, ये संकुचित परिवार कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, तो बच जाते हैं पेरेंट्स, तो वापस वो लोग पुनः उसी स्टेज पे ये लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आई होप पारिवारिक जीवन चक्र का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।